अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? Contract is said to be induced by undue influence, where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other, and he uses that position to obtain unfair advantage over the other. मतलब एक पार्टी इज़ इन द पोजीशन ऑलरेडी कि वो डोमिनेट कर सकती है उसकी मर्ज़ी को, और फिर वो उस पोजीशन को यूज़ भी करता है एज एन अनफेयर एडवांटेज। धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। देखो, ये डोमिनेट जो मैं बोल रहा हूँ ना, पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पर्सन, ये क्या, ये कब होता है? ये तब होता है जब फर्स्ट व्हेन ही होल्ड्स अ रियल और एपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, या स्टैंड्स इन अ फ्यूडिशरी रिलेशनशिप टू द अदर। फ्यूडिशरी समझते हो ना, फेथ वाला रिलेशन। या व्हेन ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज अफेक्टेड बाय द रीजन ऑफ एज, इलनेस या मेंटल डिस्ट्रेस, फॉर एग्जांपल एन ओल्ड इलिटरेट पर्सन। बेसिकली देखो, ओल्ड इलिटरेट पर्सन है, या फेथ का इतना वो है, या वैसे ही अथॉरिटी है, कुछ कुछ भी रीज़न की वजह से एक बंदे के पास पहले से ही एक डोमिनेटिंग वाला वो है, मतलब एक अपर हैंड है कि मैं तो उसकी मर्ज़ी को कर सकता हूँ डोमिनेट, बिकॉज आई एम इन दैट पोजीशन ऑलरेडी। अब वो पोजीशन अथॉरिटी से आई है, या वैसे ही फेथ उस है, या वो बंदा ही ओल्ड इलिटरेट है, तो ऑब्वियसली आई एम इन द पोजीशन ऑफ डोमिनेटिंग उसकी मर्ज़ी को। सो किसी भी रीज़न की वजह से इफ़ आई एम इन दैट पोजीशन एंड आई एम यूजिंग दैट पोजीशन एज एन अनफेयर तरीका टू गेट हिज सिग्नेचर्स और वॉट एवर, देन दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब इन्फ्लुएंस ऐसा जो अनड्यू है, अनफेयर एक तरह से। इसके देखो एलिमेंट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? पहला, डोमिनेंस ऑफ विल, अभी जो हमने बात करी कि स्ट्रॉन्गर पार्टी डोमिनेट्स द विल ऑफ द वीकर पार्टी। उसके बाद सेकंड देखो, अच्छा इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, ए इज एन एडवोकेट एंड बी इज द क्लाइंट, द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी इज सच दैट ए कैन डोमिनेट द विल ऑफ बी बाय चार्जिंग अनरीजनेबली हाई फीस फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विस। अगेन कि ए एक एडवोकेट है, बी एक क्लाइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि लॉयर जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, क्योंकि भाई अब कुछ उसको बोलोगे, वो बोले नहीं ऐसा है, मैं तेरे से देख कितनी फ़ीस चार्ज करता हूँ, फीस तो उसी को क्लाइंट को देनी है, बोले नहीं मैं 2 करोड़ लूँगा इस केस के, तो उसे देने ही पड़ जाएंगे फिर। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग पोजीशन पे कौन है? क्लाइंट है, सॉरी क्लाइंट नहीं, एडवोकेट, लॉयर। उसके बाद ऑब्टेनिंग अनफेयर एडवांटेज, तो पहला तो विल का डोमिनेंस हो गया, सेकंड है ऑब्टेनिंग अनफेयर एडवांटेज। इसका मतलब कि आप अपनी पोजीशन को यूज़ कर रहे हो किसी अनफेयर तरीके में, कि ओवर दैट वीक पार्टी आप अपनी डोमिनेंस को चला रहे हो, ठीक है। Undue influence is said to be subtle species of fraud where the mastery is obtained over the mind of the victim by insidious approaches and seductive artifices. Unequal bargaining power is the root cause of undue influence. कि ये देखो, अनइक्वल बार्गेनिंग पावर है कि एक के पास कम बार्गेनिंग पावर है कि वो इतना नहीं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता, दूसरा वाला ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। मान के चलो वही ओल्ड इलिटरेट बंदा है कोई, तो वहाँ कोई बहुत एजुकेटेड बंदा है और वो एक उसका ओल्ड इलिटरेट पर्सन है, तो वो ओल्ड इलिटरेट वाला क्या ही बोलेगा उसके आगे? वो बोलेगा नहीं करो, साइन करो, ये करो, वो करके करो करो करो। वो अपना बार्गेन लगवाए, वो बोलेगा नहीं यार नहीं करना, ओल्ड वाला बंदा कितनी हद तक बोलेगा? नहीं बोल पाए, बिकॉज बार्गेनिंग पावर अनइक्वल है वहाँ पे। सो देयर इज अगेन वही डोमिनेटिंग और वही चीख नहीं आ रही, प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे कौन से केसेस में हम मान के चलते हैं कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस है? देखो, पहला, रिलेशनशिप और रियल और एपरेंट अथॉरिटी, जो मैंने तीन वही बताया कि या तो अथॉरिटी एक्चुअल में है, या फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है, या फिर ओल्ड इलिटरेट पर्सन है। पहला देखो, ये रियल या एपरेंट अथॉरिटी, बेसिकली जैसे मास्टर एंड सर्वेंट का एग्जाम्पल दे रखा है, पुलिस ऑफिसर का एग्जाम्पल दे रखा है, पुलिस ऑफिसर और एक्यूज्ड, इनकम टैक्स ऑफिसर एंड एसएससी। मतलब वैसे ही अथॉरिटी वाइज ही वो डोमिनेंस आ रही है, क्योंकि देखो पुलिस ऑफिसर और एक्यूज्ड में हो सकता है कभी कि एक्यूज्ड बंदा ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, बिकॉज नहीं, राइट, इवन इन दिस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड एसएससी वाला केस में भी एसएससी ही बोलता है ना, जी ये जी वो जी वो, और ऑर्डर्स कौन देते हैं? इनकम टैक्स ऑफिसर की, हाँ ऐसे नहीं वैसे ऐसे। सो अथॉरिटी एपरेंट मतलब ऑब्वियस अथॉरिटी पता लग रही है जहाँ पे, दैट इज द केस। देन वी हैव फिड्यूशरी रिलेशनशिप, बेसिकली फेथ का, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप। इन केसेस में बेसिकली एक बंदा अपना ट्रस्ट, फेथ, कॉन्फिडेंस रखता है दूसरे वाले बंदे में। अब वो इतना ट्रस्ट रख रहा है कि वो फिर उसको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो कुछ सोच ही नहीं रहा, वो ट्रस्ट करके साइन कर रहा है, समझ रहे हो? जैसे एग्जाम्पल मान के चलो, सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है यहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट का।
बिकॉज एक पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जा रहा है तो वो उसमें अपना ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, फेथ सब कुछ रख रहा है कि हाँ आप जो बोल रहे हो मैं मानूंगा। पेशेंट यही बोलेगा ना, ये तो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे होता है, ऐसे नहीं। डॉक्टर जो बोलेगा वही मानेगा ना। सो वो क्यों मान रहे? कोई एक्चुअल अथॉरिटी थोड़ी है डॉक्टर के पास, बस वही है ना कि यार फेथ है, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है उस बंदे में कि हाँ ये डॉक्टर है, इसे पता हो। सो इस वजह से, ठीक है। ओके, यहाँ पे केस देखो, मनु सिंह वर्सेस उमादत पांडे का एक केस है। यहाँ पे एक हिंदू वुमेन होती है जो कि अपना सारा प्रॉपर्टी जो है अपने स्पिरिचुअल गुरु को गिफ्ट कर देती है, ठीक है, कि भाई मेरे को मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। और कोर्ट ये बोलता है कि कोई बंदा अपने पूरी सेंस में अगर है तो कैसे वो ऐसे कर सकता है कि भाई अपने गुरु, स्पिरिचुअल गुरु को पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही है, ऐसे कोई अपने एक्चुअल सेंस में नहीं करेगा, राइट? दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, बिकॉज कोई अपने सेंस में नहीं कर सकता। ये द पॉइंट इज, यहाँ पे यही चीज़ हुई कि भाई ये ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाला केस आ गया कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप था बिटवीन दैट पर्सन, दैट लेडी एंड दैट स्पिरिचुअल गुरु, कि भाई इतना ट्रस्ट, इतना कॉन्फिडेंस उसमें, कि इतना फेथ उसमें कि आपने उसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। सो दिस इज ऑब्वियसली, कोर्ट ने ये बोला कि गिफ्ट वॉज सेट असाइड ऑन द ग्राउंड दैट द कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल दे रखे, स्टूडेंट who sold his brand new car to his teacher much below the purchase price, alleging the use of undue influence, would be able to avoid the contract, because again मान लिया जाएगा कि हाँ टीचर और स्टूडेंट में एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, इसलिए उसने दे दी होगी। ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन, अगेन किसी बंदे और उसके बेटे में तो मान के ही चलेंगे ना कि ट्रस्ट फेथ की वजह से ही दिया होगा। दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो बेसिकली या तो आपका क्या पढ़ रहा था, हाँ, या तो एक्चुअली में ये अथॉरिटी है, या फिड्यूशरी ट्रस्ट रिलेशनशिप वाले की वजह से आपने किया, या मेंटल डिस्ट्रेस। अब आ रहा है टॉपिक कि आपकी मेंटल कैपेसिटी ही ड्यू टू सम रीज़न, कि एज, इलनेस या कोई और तनाव, कुछ भी, जिसकी वजह से आप एक वीकर पार्टी बन गए ऑलरेडी। मतलब दूसरे सामने वाला बंदा एक अनफेयर एडवांटेज ऑलरेडी है उसके पास, क्योंकि आप जो हो, आपका ड्यू टू एज, इलनेस, कुछ भी रीज़न की वजह से इतना डिस्ट्रेस है, आपका मेंटल कैपेसिटी इज़ नॉट रेडी टू एक्चुअली प्रोसेस कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है और क्या। एग्जाम्पल से समझ आएगा, देखो, एन ओल्ड लेडी मेट विद एन एक्सीडेंट, फ्रैक्चर हर लेग इन द एक्सीडेंट, शी वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हर रिलेटिव, शी ट्रांसफर्ड होल ऑफ हर प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट टू हर रिलेटिव। अगेन पूरी प्रॉपर्टी अपने रिलेटिव को कोई क्यों देगा? तो यहाँ पे यही डिसाइड हुआ कि जो रिलेटिव है उसने उसका कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया, क्योंकि अगेन वो किस रीज़न की वजह से, ओल्ड लेडी है, इलनेस की वजह से कि हाँ उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका फ़ायदा ले लिया उस रिलेटिव ने कि हाँ ये तो अभी नाजुक स्थिति में है। मेंटल डिस्ट्रेस यही है, नाजुक स्थिति में बंदे का फ़ायदा उठा लिया। सो दिस इज़ another reason of undue influence. A man enfeebled by disease or age is induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional services. Again, उसने अपनी उसकी डिजीज़ और उसकी एज और उसका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड का अनड्यू एडवांटेज लिया और उससे वो पैसे एक्सट्रैक्ट करवाए। दिस वॉज अगेन नॉट फ्री कंसेंट। अनकॉन्शनेबल और अनरीजनेबल ट्रांजैक्शन, बेसिकली अगर एक बंदा इज़ इन दैट पोजीशन, जैसे हमने बोला कि वो विल, उसकी विश डोमिनेट कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है और वो कंसिडरेशन थोड़ी लगती है अनरीजनेबल सी, देन दैट ट्रांजेक्शन इज़ नोन एज अनकॉन्शनेबल, यानी टेकिंग एडवांटेज ऑफ कंडीशंस ऑफ वीकनेस। वही चीज़ जो भी मैंने बोली कि किसी की वीकनेस की कंडीशन का आपने एडवांटेज लिया, दैट इज़ अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन। एंड यहाँ पे अगेन ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस ही है, बट यहाँ पे एक फ़र्क, डिफरेंस ये आता है, जैसे मैंने पहले बोला था ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके हाथ, जैसे मैंने पहले बोला था ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब प्रूफ देने का बर्डन उसके हाथ में है जो बोल रहा है कि मेरा कंसेंट वाज नॉट फ्री। बट यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ उसके हाथ में है जो जिसने वो नहीं किया, मतलब वो बेसिकली जो ये बोलेगा कि देखो मैंने नहीं इसका फ़ायदा उठाया इसकी वीकनेस का, उस चीज़ का प्रूफ देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। मतलब उल्टा हो गया यहाँ पे कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज इन द हैंड ऑफ दैट पर्सन जिस पे ये एलिगेशन लगा है कि भाई इसने मेरा फ्री कंसेंट वायलेट किया। समझ गए? मतलब दूसरी पार्टी, उसको ये प्रूव करना होगा कि नहीं, ऐसा नहीं था कि मैंने इसकी वीकनेस का फ़ायदा उठा के साइन करवाया। समझ रहे हो? ओके,
Example, A being in debt of B, moneylender, contracts a fresh loan on terms which appear to be unconscionably unreasonable. It lies on B to prove that the contract was not induced by undue influence. Again, usually हम बोलते हैं ना कि हाँ A को देना पड़ेगा, but यहाँ पे B के हाथ में है वो burden of proof देना. A applies to banker for a loan at the time where there is stringency in the money market. Banker declines to make a loan except at an unusual high rate of interest. A accepts the loan on these because of the stringency in money market. Is transaction is in the ordinary course of business and the contract is not induced by undue influence. यहाँ पे क्या हुआ देखो समझो कि अगेन लोन लेना था एंड लोन काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी को मिला, तो यूजुअली तो कोई बोलेगा कि हाँ ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट नहीं, यहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि स्ट्रिंजेंसी थी वहाँ मनी मार्केट में, मतलब तंगी चल रही थी, इसलिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिला था, तो इस वजह से ये नॉर्मल माना गया. दैट वॉज नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस, कुछ इन्फ्लुएंस नहीं करा, उसने बस बोला था कि भैया इंटरेस्ट ज़्यादा लगे और उसने बोला हाँ ठीक है चलो चलेगा मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा, तो फिर ठीक है अगर वो बोल रहे तो ठीक है, दिस इज़ नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस. यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ अ प्रूफ कि हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस है. यू हैव टू शो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज नॉट द कंस्ट्रेंट फॉर दैट पर्सन, इसलिए उसने वो लोन लिया. केस देखो यहाँ पे एक और है, रानी अन्नपूर्णी वर्सेस स्वामीनाथन का केस, इंपॉर्टेंट केस है. देखो एक विडो थी, उसने 1500 रुपये किसी मनी लेंडर से बोरो किए और बोला कि मैं 100% पर एनम इंटरेस्ट दूंगी, अभी मुझे बस पैसे दे दो क्योंकि मुझे चाहिए, ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली वो विडो है. सो वहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि मान लिया कि मनी लेंडर एक ऐसी पोजीशन में है कि वो उसके विल को डोमिनेट कर सकता है क्योंकि उसे ज़रूरत है, बट कोर्ट ने ये बोला कि मनी लेंडर यहाँ पे किस पोजीशन में है, डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, क्योंकि अगेन उसकी वीकनेस का वो फ़ायदा उठा सकता है. ऑल्सो ये बार्गेन विथ 100% पर एनम इंटरेस्ट इज़ वॉट डबल, मतलब पूरा ही अमाउंट, जितना प्रिंसिपल उतना ही इंटरेस्ट, सो दैट इज़ अनकॉन्शनेबल जैसे हमने बोला. सो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि 24% का बेसिकली कोर्ट ने डिसाइड किया कि इतना पर एनम इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं, तो 100 से 24 पे आ गए. कि अब यहाँ पे देखो इसके बाद दो और एग्जांपल जो है, कॉन्ट्रैक्ट विद पर्दा नशी वुमेन, मतलब बुर्का जो पहनते हैं वुमेन वो, एंड कॉन्ट्रैक्ट विद इलिटरेट विडो या लेडी फ्रॉम रूरल एरिया. तीन, ये बेसिकली इनमें क्या कॉमन है कि अगेन दे आर नॉट इन द डोमिनेटिंग वाला पोजीशन, वीकर पोजीशन में ही है. यहाँ पे इन केसेस में देयर इज़ डाउटफुलनेस कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा. मतलब अगर कोई इलिटरेट विडो आ रही है और सामने एक और बंदा आ रहा है और कोई भी वो बात बोलेंगे, तो पहला दिमाग तो यही चलेगा ना कि यार इसने इस पे अनड्यू इन्फ्लुएंस करके साइन करवाया होगा. या कोई बहुत रूरल एरिया से एक लेडी आ रही है और एक बहुत हाई क्लास, मान लो कोई एजुकेटेड बहुत बंदा आ रहा है, क्या मानोगे आप? पहली नज़र में प्रिजम्पशन यही जाएगी ना कि हाँ इसको लेडी को तो कुछ पढ़ना पढ़ना नहीं आता होगा, इसको समझा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, इसलिए ये वीकर पोजीशन में है, और अगेन उसने उसका फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर लिया हो. इवन बुर्का वाले वुमेन के साथ इट्स जस्ट ए प्रिजम्पशन. हम ये बात करें कि हाँ कि किन केसेस में हो सकता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किए हों. सो इट्स जस्ट अ प्रिजम्पशन, तो डोंट टेक इट offensive way में. Okay, so in all these situations when there is a presumption of undue influence, the burden of proving the good faith of transaction is thrown upon the dominant party. मतलब इन सब केसेस में जो डोमिनेंट माई गिर गया था. सो इन सब केसेस में जो डोमिनेंट पार्टी है उसके हाथ में वो जाता है कि आपको प्रूफ देना है कि हाँ आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया. यूजुअली अभी मैंने पहले जो बताया था वो क्या था कि बाकी केस जो है कि जो वीकर वाला पोजीशन में होता है या जिसका फ्री कंसेंट नहीं होता वहाँ पे, वो प्रूफ देता है कि देखो ऐसा ऐसा है, ये प्रूफ है कि मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, तो वो होता है. बट इन केस में प्रिजम्पशन ही है कि जैसे कोई विडो है या ये है वो है, सो उनमें प्रिजम्पशन ही है कि उन पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा, तो वहाँ पे डोमिनेंट वालों को प्रूफ देना पड़ता है कि नहीं, फ्री कंसेंट वायलेशन नहीं किया था मैंने, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया था मैंने. तो उल्टा है यहाँ पे, समझ लो. By arguing to the following to the satisfaction, full disclosure of facts was made, price was adequate, weaker party was in receipt of competent independent advice and consent was free. Basically ये सब चीज़ें कि हाँ भाई सब कुछ फेयर हुआ था, कोई फ्रॉड कुछ नहीं किया हमने. जब ये हो जाएगा तब मानेंगे कि हाँ ठीक है फ्री कंसेंट है. However, there is however no presumption of undue influence in the following relationship as established. तो कोर्ट ने बोला है कि इन केसेस में कहीं पे भी ये नहीं मानोगे कि कौन डोमिनेंट है और कौन वीकर है. डेटर और क्रेडिटर, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, हस्बैंड एंड वाइफ, मदर एंड डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर. इन केसेस में आप नहीं मान सकते कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा.
मतलब मदर हस्बैंड एंड वाइफ में नहीं मान सकते कि हाँ वाइफ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा, मदर एंड डॉटर में नहीं मान सकते, ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर में नहीं मान सकते कि हाँ ग्रैंडसन पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा। इन केसेस में कोर्ट ने बोल रखा है, इट्स नॉट समथिंग आई एम सेइंग, कोर्ट ने बोल रखा है। In all these cases, undue influence must be proved by the party which alleges use of undue influence। मतलब वापस वही वाला जो पहले हमने बोला कि इन केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसी के हाथ में होगा जो बोल रहा है कि भाई मेरा फ्री कंसेंट नहीं था, मेरा वो वायलेशन हुआ है फ्री कंसेंट वाले उसका। ओके, इफेक्ट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या इफेक्ट है? अगेन फर्स्ट हमेशा की तरह कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल बन जाएगा उस के ऑप्शन पे जिसका कंसेंट फ्री ऑब्टेन नहीं हुआ था, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन, ये पिछले में भी किया था कि अगर कोई बेनिफिट रिसीव हुआ है तो वो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अभी हमने दो पढ़े हैं, राइट, कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो दोनों में डिफरेंस दे रखा है। पहला देखो कि कोएर्जन में थ्रेटन टू यूज़ फिजिकल फोर्स, उसमें यूज़ ऑफ मॉरल फोर्स या मेंटल प्रेशर। यहाँ पे देखो इंटेंशन, इंटेंशन क्या है कि भाई विल के अगेंस्ट उसका पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज लेना उसका। पनिशमेंट, बेसिकली जो पार्टी वो कोएर्जन का यूज़ करती है वो क्रिमिनली लाइबल है अंडर द इंडियन पिनल कोड, बट अगेन अनड्यू इन्फ्लुएंस करने वाली पार्टी इज़ नॉट लाइबल अंडर द इंडियन पिनल कोड। Parties coercion may be employed by stranger. Similarly, coercion may be directed against stranger to the contract. Again, stranger you को वो threaten कर भी सकता है और threaten stranger को भी किया जा भी सकता है, मतलब समझ गए ना। एंड यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस सिर्फ जो एक्चुअल पार्टीज़ हैं उन पे ही होना चाहिए, मतलब जो पार्टीज़ हैं उन्हीं पे अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर हुआ है तो ही वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ऑल राइट, देन रिलेशनशिप, इन केस ऑफ कोएर्जन द रिलेशनशिप इज़ इमेटीरियल, लाइक डजेंट मैटर कि उनका क्या रिलेशन है, बट यहाँ पे हमने बात की थी अनड्यू इन्फ्लुएंस में कि अगर डेटर क्रेडिटर हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन है तो नहीं मानेंगे कोई डोमिनेंट और वीकर, बट हाँ अगर टीचर स्टूडेंट का, डॉक्टर पेशेंट का ऐसे वाले रिलेशन है तो माना जाएगा कि क्या डोमिनेंट था और क्या वीकर वाला था, ठीक है। वन पार्टी इज़ इन पोजिशन टू डोमिनेट बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन या कोई भी रिलेशन। देखो रेस्टिट्यूशन बहुत ध्यान से समझना कि देखो कोएर्जन वाले केस में अगर एग्रीव पार्टी चाहे, मतलब बेसिकली अगर एग्रीव पार्टी जो है वो रिस्टोर कर रही है, रेस्टिट्यूशन कर रही है, तो उसे बेनिफिट जो उसे मिला है वो करना पड़ेगा। यहाँ पे कोर्ट की मर्ज़ी पे होता है, लाइक यहाँ पे कोर्ट की मर्ज़ी पे कि वो बोलेगा कि हाँ करना पड़ेगा आपको रिटर्न बेनिफिट को, पूरा आधा जितना भी कोर्ट बोलेगा उस पर, ठीक है। मतलब वहाँ पे तो करना ही करना पड़ेगा अगर वो रेस्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। दिस इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस।